Good evening all. Welcome to Learners Academy. So before we start, वैसे आज हमको क्वेश्चन नंबर 4 हमने कल कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 5 से हमको आज स्टार्ट करना है वैसे तो, बट बिफोर वी स्टार्ट बच्चों की एक क्वेरी है, सो लेट्स डिस्कस दैट क्वेरी फर्स्ट। किसी से स्कूल में पूछा गया, तो आपसे ये पूछा गया कि ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है क्या ये एक पॉलिनोमियल है या नहीं है। यही पूछा गया आपसे, क्या ये एक पॉलिनोमियल है या नहीं, यही पूछा गया आपसे। ओके, अब मुझे सबसे पहले ये बताएंगे कि कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल कब बनता है। पॉलिनोमियल की डेफिनेशन पहले दिन बताई थी, उसमें बताया गया था कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल की उपाधि कब प्राप्त करता है। बोलो तनिष, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल कब कह सकते हैं और कब नहीं कह सकते। वो तो सब में ही है, अभी इसमें भी है। किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल्स भी होंगे, कोएफिशिएंट्स भी होंगे, डिग्रियां भी होंगी, हाईएस्ट पावर भी, ये सब तो सब में होगा। फिर वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल कहलाए। सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन थोड़ा ना पॉलिनोमियल कहलाएंगे। शैली, संयम, प्लस माइनस, उठ के आ गया। बोलो रिद्धि, बोलो अवधि। वेरिएबल की पावर हैज टू बी ए होल नंबर। वेरिएबल की पावर, पहला ही क्वेश्चन चैप्टर का पहला क्वेश्चन किया था। वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए, एक होल नंबर होनी चाहिए। और जैसे ही वेरिएबल नीचे आता है तो इसकी पावर माइनस मानी जाती है। क्या मानी जाती है? तो इसकी पावर -1 है। तो इस समय तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, पर हमको इसको सॉल्व करके देखना पड़ेगा। अब देखो, इस क्वेश्चन को तो एक बार भूल जाओ और अब एक नया क्वेश्चन सुनो। इसको तो भूल जाओ, एक नया क्वेश्चन सुनो। लाइन खींच देता हूं मैं। मुझे बताना 3/x एक पॉलिनोमियल है क्या? क्यों नहीं है? x की पावर -1 है, क्योंकि x डिनोमिनेटर में आ गया। x डिनोमिनेटर में आ गया। इन शॉर्ट मैं कह सकता हूं कि वेरिएबल डिनोमिनेटर में नहीं आना चाहिए, नहीं तो वो पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। कह सकता हूं, आ गया तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। पर इसकी तरह दिखता हुआ एक पॉलिनोमियल और लो, 3x²/x। अभी भी x डिनोमिनेटर में है, अभी भी x डिनोमिनेटर में है, पर ये पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि इस x को स्क्वायर से काट के क्या लिखा जा सकता है, 3x/1। अब देखो डिनोमिनेटर में वेरिएबल बचा क्या? तो कुल मिला के जैसे ही डिनोमिनेटर में वेरिएबल दिखे तो दिखते ही मत डिक्लेयर कर देना कि भैया तू तो पॉलिनोमियल नहीं है। पहले उसको सॉल्व करने की कोशिश करना। मान लो कुछ कट जाता हो, मान लो कुछ कट जाता हो और वो पॉलिनोमियल बन जाता हो तो ठीक है, और कुछ नहीं कट पा रहा है तब आप कहना कि भैया आप पॉलिनोमियल नहीं हो। तो जैसे इसमें मैंने काट के देखा ना, तो उसमें भी काट के देखेंगे। अब काट के कैसे देखेंगे, वहां तो बाइनोमियल है। क्या है वहां पे? तो लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड सीखा था, x³ + 8x² + 5 को डिवाइड कराएंगे हम डिनोमिनेटर से 3x - 2। अगर डिवाइड कराते 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 डिनोमिनेटर 0 बचे तो इसका मतलब ये इससे कट सकता है और ये पॉलिनोमियल कहलाएगा। अगर कट सकता है, रिमाइंडर कुछ ना बचे। लेकिन अगर कुछ भी रिमाइंडर नीचे बचता है, दैट मींस ये इससे कट नहीं सकता और वेरिएबल को नीचे रहना ही पड़ेगा। और वेरिएबल को नीचे रहना पड़ेगा तो फिर ये पॉलिनोमियल। समझ गए क्या? आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड से न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है। डिवाइड करते टाइम अगर डिनोमिनेटर कुछ भी बचे, एनीथिंग अगर कुछ भी बचे, तो यानी कि ऐसे नहीं कट पाया, नहीं कट पाया तो आप कहोगे भैया डिनोमिनेटर में वेरिएबल बैठा है, इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल। और अगर कट जाता है तो फिर डिनोमिनेटर 1 बन जाएगा। जैसे यहाँ पे कट गया तो देखो डिनोमिनेटर 1 बन गया, तो फिर हम क्या कहेंगे, वेरिएबल नीचे था लेकिन अब नहीं है, कटने के बाद अब नहीं है, तो यानी कि ये एक पॉलिनोमियल है। क्लियर है? अब लॉन्ग डिवीजन का काम आपको घर पे करना। लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड करने का काम तो घर पे कर सकते हो, आता है डिवाइड करना, तो डिवाइड करने का काम आप करो। नहीं हो तो फिर मेरे पास, मैंने रास्ता बता दिया, रास्ते पे जाओ। बीच में कोई अगर दिक्कत आए, क्या कोई पेड़ वेड़ गिर जाए, कोई रास्ता जाम हो जाए तो घंटी करना कि सर यहाँ पे तो रास्ता जाम है, फिर मैं बताऊंगा उसको कैसे पार करना है। ओके, चलते हैं। अभी हम जो कर रहे थे रेगुलर वे में, क्वेश्चन नंबर 5 करना है। तो लास्ट क्लास में हमने इस पॉलिनोमियल को ऐसी शक्ल में कन्वर्ट किया था। अब उल्टा करना है। अब ऐसी शक्ल के पॉलिनोमियल को
ऊपर वाली शक्ल के पॉलिनोमियल में कन्वर्ट, यानी कि वहां पे अपन ने एक्सपेंड किया था और यहां से अपन क्या कर रहे हैं, फैक्टराइज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, फैक्टराइज कर रहे हैं। ठीक है, सो क्वेश्चन इज, पहले लिख लो आप 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर, जो भी क्वेश्चन है लिखो, लिखो सबको। लिख लिया, लिख लिया सबने? रजिस्ट्रेशन किस किस के पेंडिंग है, हैंड्स अप, करवाओ। कब करवाओगे फॉर्म? फोटो नहीं है, फीस सबमिट हो गई, फॉर्म जमा कराना है, फोटो नहीं है, तो वो सब कुछ होगा तभी कंप्लीट माना जाएगा। ठीक है, क्योंकि फोटो नहीं दोगे तो फीस फॉर्म नहीं लूंगा, और फॉर्म नहीं लिखूंगा तो जमा कहाँ में करूंगा, जब तक जमा नहीं करूंगा तब तक ड्यू ही माना जाएगा, और 4 दिन के बाद मैं भूल जाता हूँ किससे लिए थे, जब तक मैं लिखूं ना, फिर दोबारा देनी पड़ जाएगी फीस एक फोटो के चक्कर में, एक 10 रुपए के फोटो के चक्कर में 2,500 रुपये फिर से देने पड़ जाएंगे। ले जल्दी से, अब कल छुट्टी थी, कर लेता ना काम, फोटो वोटो खींचना करना। और 9th क्लास के बच्चे अपने पासपोर्ट साइज फोटो एनी टाइम रेडी नहीं रख सकते आप लोग? जैसे ही खत्म हो फटाफट खिंचवा के एनी टाइम रेडी रखो, क्योंकि कभी भी जरूरत पड़ सकती है। अब यहाँ से तो आपके ऐसा एक करियर शुरू होगा कि कभी भी आपको कोई भी ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ेगा। जैसे आप ये जो प्रमोशनल एग्जाम्स होते हो देते रहते हो ना, जैसे इसके आकाश के और इनके अभी एग्जाम्स लगेंगे, तो आपके स्कूल वाले भी आपको बताएंगे कि एग्जाम दे लो, वो तो वहां पे सब में फोटो चाहिए होगा, तो फोटो तो आप एटलीस्ट अपने पास कलेक्ट करके रखें, ऐसा तो नहीं जरूरत पड़ेगी तभी खिंचवाने जाएंगे। ठीक है, ओके। और किसका ड्यू था, गरिमा कब कराओगे, नंदिनी आप दोनों कल? हाँ, आपसे पापा से बात हो गई थी, फिर भी एक बार याद दिला देना, है ना? हाँ, कब कराओगे? कल हो ही जाना चाहिए। हाँ, और किसका बाकी है? अगले वीक तक होगा? क्यों इतना लंबा समय ले रहे हो? हाँ, और किसका ड्यू है? परसों तक हो जाएगा। और इधर पीछे कल, ये कल सब गायब होंगे मुझे पता है। और किसका ड्यू है? और किसी का ड्यू नहीं है? ओके, चलो आइए अब। तो एक क्वेश्चन नोट डाउन हो गया सबका, 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 24yz एंड माइनस 16xz। अब ये क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का सबसे टिपिकल मोस्ट क्वेश्चन है। इस एक्सरसाइज का क्या कहा मैंने, सबसे टिपिकल मोस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको बड़े ध्यान से समझना है हमको। मैं एक बार फिर से क्वेश्चन लिख देता हूं। और फैक्टराइज करने के क्वेश्चंस में हमेशा हमने एक चीज सीखी है कि हम एक लाइन एक्स्ट्रा छोड़ते हैं क्योंकि इसको एक दूसरी फॉर्म देनी पड़ेगी, और फॉर्म अभी तक मुझे पता नहीं है। सो एक नहीं 2 लाइन छोड़ो आप। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा लंबा एक्सप्रेशन है, तो हो सकता है एक लाइन में वो स्पेस वाइज आ नहीं पाए, तो नीचे भी नोट डाउन करना पड़े। तो 2 लाइन छोड़ के या 3 लाइन छोड़ के आप नीचे पहले आइडेंटिटी लिखें। क्या लिखेंगे हम पहले? आइडेंटिटी। कंपेयरिंग इट विद द आइडेंटिटी, कंपेयरिंग इट विद द आइडेंटिटी। टेल मी कौन सी आइडेंटिटी लगेगी? वही जो कल लगी थी, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। बस फर्क यह है कि कल अपन ने LHS में रखा था a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और RHS में रखी थी एक्सपेंडेड फॉर्म। अभी उल्टा करेंगे, क्योंकि अभी उल्टा काम करना है। तो अब RHS में तो रखेंगे एक्सपेंडेड फॉर्म, और LHS में रखेंगे फैक्टराइज्ड फॉर्म। सो क्या है एक्सपेंडेड फॉर्म? अभी अभी आपने बताई, बोलो क्या बताई? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac इक्वल टू, अब फैक्टराइज फॉर्म लिखो, a प्लस b
ठीक है, यहां तक हो गया। फिर से सुनो, कल अपन ने ये वाली फॉर्म यहां लिखी थी और ये वाली फॉर्म यहां लिखी थी, क्योंकि जो क्वेश्चन था वो ऐसे फॉर्मेट में था जो इसकी शक्ल से मैच करता था, और उसको कन्वर्ट करके ऐसी शक्ल बनानी थी जो इसकी शक्ल से मैच करती है। यानी जहां से जहां जाना है वो देखना पड़ेगा। अभी इस समय किस फॉर्म में है वो तो एलएचएस लिखनी पड़ेगी, और उसको कन्वर्ट करके जिस फॉर्म में लेके जाना है उसको आरएचएस की फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो अभी क्वेश्चन जो है ये इतना 6 टर्म्स का क्वेश्चन है, वो इससे मैच कर रहा है ना कि उससे। किससे मैच कर रहा है? इससे। तो एलएचएस में इस आइडेंटिटी की ये वाली फॉर्म लिखेंगे और आरएचएस में उसकी बची हुई दूसरी फॉर्म लिखेंगे। दो ही तो फॉर्म होती है, एक्सपेंडेड, फैक्टराइज। समझ आया? अब ये 6 टर्म्स से उन 6, अच्छा इस पूरी आइडेंटिटी में चेक करो कितने कंपोनेंट्स हैं। 3, ए बी सी। ले देखिए कितने कंपोनेंट्स हैं, ए बी सी। कहीं पे ए आ रहा है, कहीं बी आ रहा है, कहीं ए और बी दोनों आ रहे हैं, कहीं बी और सी। कुल मिला के कितने कंपोनेंट्स हैं? ए बी सी। उन 3 कंपोनेंट्स की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है कंपेयर करके। 3 कंपोनेंट्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। किस किस की? ए की, बी की, सी की। तो मैं लिख दूंगा वी गेट ए की वैल्यू यहां से मिलेगी, बी की वैल्यू यहां से मिलेगी, सी की वैल्यू यहां से मिलेगी। अब मिलेगी क्या, वो है सबसे बड़ा मुद्दा। मिलेगी तो सही, पर मिलेगी क्या और कैसे, वो है सबसे बड़ा मुद्दा। ठीक है, ठीक है, देखिए आगे। अब देखो इधर स्क्रीन पे देखो सब लोग, 1 2 3 4 5 6 टर्म्स है और कंपोनेंट है 3। तो आप इन 6 कंपोनेंट्स को 6 से कंपेयर तो करोगे, वो तो करना ही है, पर आप पहले इजी कंपोनेंट पकड़ो, इजी टर्म पकड़ो। ऐसी टर्म जिसमें अकेले एक ही एलिमेंट का इन्वॉल्वमेंट हो। जैसे अभी 2ab में तो दो एलिमेंट का इन्वॉल्वमेंट है, ए का भी है और बी का भी है। 2bc में बी का भी है और सी का भी है, मतलब 2 गुणा बी गुणा सी करके ये मिलता है। तो अब इसमें से 2 कहाँ है, बी कहाँ है, सी कहाँ है, दिख रहा है क्या इसमें? 24yz में पता है क्या भाई 2 कहाँ है और बी की वैल्यू क्या है और सी की वैल्यू क्या है? इन तीनों को मिक्स करके ये वाली चीज बनेगी, इन तीनों को मिक्स करके ये वाली चीज बनेगी, इन तीनों को मिक्स करके ये वाली चीज बनेगी। तो इन 3 टर्म से तो इनकी कंपोनेंट की वैल्यू निकालना थोड़ा मुश्किल है। ऐसे नहीं कहूंगा अभी असंभव है, लेकिन थोड़ा मुश्किल है। तो हम इन 3 कंपोनेंट को एक बार बोलेंगे, आप ठंड रखो, हम आपके पास बाद में आएंगे। पहले अपन इन 3 कंपोनेंट को इन 3 टर्म से कंपेयर करके एबीसी की वैल्यू निकाल लेंगे। निकालने के बाद फिर अपन इन 3 कंपोनेंट्स में पुटअप करेंगे। पुटअप करके अपन चेक करेंगे कि अगले 3 कंपोनेंट्स बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। समझ आया भाई? इसको इससे कंपेयर किया, ए की वैल्यू आ जाएगी। इसमें अकेला ए है ना, इसमें अकेला ए है, तो अकेले अकेले कंपोनेंट को चूज करो, ठीक है। इसमें अकेला ए है, इसको इससे कंपेयर किया तो ए की वैल्यू आ गई। इसमें अकेला बी है, इसको इससे कंपेयर किया तो बी की वैल्यू आ गई। इसमें अकेला सी है, इसको इससे कंपेयर किया तो सी की वैल्यू आ गई, तीनों की वैल्यू। अब ये एबीसी की वैल्यू आप इस कंपोनेंट में पुटअप करो, 2ab में, फिर 2bc में, फिर 2ac में। जैसे ही आप पुटअप करोगे तो कुछ वैल्यू आएगी, वो ये वैल्यू इन 3 वैल्यू से मैच होनी चाहिए। अगर मैच हो गई दैट मींस हमने एबीसी की वैल्यू करेक्ट निकाली है, और नहीं मैच हुई तो यानी कुछ कुछ करेक्शंस करने की जरूरत है। एक बार एबीसी की वैल्यू आ गई, मान लो क्वेश्चन खत्म है। मैंने पहले ही बताया था फैक्टराइज करने के क्वेश्चन में वैल्यू निकालना सबसे बड़ी मुसीबत है। एक बार वैल्यू निकल गई तो एक ही लाइन में क्वेश्चन खत्म हो जाता है। अभी मैं बताऊंगा कैसे खत्म होगा, बस एबीसी की वैल्यू सक्सेसफुली हम निकाल। ठीक है, क्या करना है, पहले कंपोनेंट को पहले कंपोनेंट से कंपेयर करके ए की वैल्यू निकालनी। क्या है यहाँ पे, वहां क्या है, ये पहला वाला क्वेश्चन है, दूसरा मत देखना ना। क्या है वहां पे, यहाँ क्या है। अब ए उसका स्क्वायर और उधर क्या रखा हुआ है, 4x उसका स्क्वायर। तो उस 4x स्क्वायर को इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए मुझे ये सोचना पड़ेगा कि 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का। तो 4x स्क्वायर पूरा का पूरा 2x का होल स्क्वायर हो जाएगा, हो जाएगा। यानी 4x स्क्वायर की शक्ल चेंज करके अगर मैं ऐसे लिख दूं सर 2x का होल स्क्वायर, तो a की वैल्यू सीधी सीधी 2x मिल गई। बोलो मिली नहीं मिली? लिखो 4x स्क्वायर की शक्ल चेंज करो और a की वैल्यू 2x लिखो। और सुनो, जैसे आप a की वैल्यू 2x लिख रहे हो ना, सुनो इधर देखो स्क्रीन पे, तो थोड़ा सा गैप छोड़ के फिर लिखना। उसका अभी बताऊंगा क्यों। मतलब इस एरो से चिपका के मत लिखना, हल्का सा गैप छोड़ के फिर लिखना 2x। अभी बताऊंगा क्यों गैप छोड़वा रहा हूं, क्योंकि ये प्लस माइनस दोनों में आ सकती है। अब वो फिर बाद में माइनस लगाना पड़े तो जगह नहीं बचेगी ना, इसलिए थोड़ा सा एक माइनस लगाने की जगह छोड़ के फिर 2x लिखो। क्लियर है, यहां तक क्लियर है? ओके, तो इसको इससे कंपेयर कर लिया गया है, बताओ। अब अगली टर्म बोलो क्या है, इधर क्या है,
तो ये सिंगल नंबर का स्क्वायर है, तो उसको भी सिंगल नंबर के स्क्वायर की शक्ल देनी है। सो 9 किसका स्क्वायर होता है? 3 का। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, बोलो? 3y का। ऐसा करने से b की वैल्यू क्लियर हो जाती है 3y, यस और नो? लिखो b की वैल्यू 3y, लेकिन वही सेम चीज थोड़ी सी जगह छोड़ के, थोड़ी सी एक माइनस प्लस फिट हो जाए उसमें, उतनी जगह छोड़ देना, ओके? क्योंकि ये प्लस में आएगी या माइनस में आएगी अभी तक हमको कंफर्म नहीं है, आगे के टर्म्स कंपेयर करने से पता चलेगा, ओके? चलो लास्ट टर्म, मतलब लास्ट टर्म तो नहीं है पर एबीसी के हिसाब से लास्ट टर्म है। सी स्क्वायर को किससे कंपेयर करूंगा? 16z स्क्वायर। तो 16 किसका स्क्वायर होता है? 4 का। तो 4z का होल स्क्वायर के रूप में इसको लिखा जा सकता है, और जैसे ही लिखेंगे इसको तो सी की वैल्यू क्लियर हो जाएगी, व्हाट? 4z। क्या हो जाएगी? 4z। तो लिखो वहां पे 4z, सी की वैल्यू 4z, बट अगेन थोड़ी सी स्पेस छोड़ के। बोलो यहाँ तक कोई डाउट? इतना नोट डाउन करो, इतना नोट डाउन करो सब लोग। कर लिया इतना नोट डाउन? ठीक है, चलें आगे। अब ए बी सी की वैल्यू तो है सर, चलने के आगे? नहीं, अभी नहीं चल सकते आगे, क्योंकि ये 6 की 6 टर्म्स उन 6 टर्म से कंपेयर होनी चाहिए। तो एबीसी की इन वैल्यूज से तो ये 3 टर्म्स मैच होती है भाई। 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर हो जाता है, 3y का स्क्वायर 9y स्क्वायर हो जाता है, और 4z का स्क्वायर 16। 3 टर्म्स तो मैच हो गई, बट अगली 3 टर्म्स 2ab 2bc 2ac, इनकी वैल्यू भी इनकी अगली 3 टर्म्स की वैल्यू से मैच होनी चाहिए। यानी कि 2ab की वैल्यू किससे मैच होनी चाहिए? 12xy से। 2bc की वैल्यू किससे मैच होनी चाहिए? 24yz से। और 2ac की वैल्यू किससे मैच होनी चाहिए? -16xz से। अभी तो मैं थोड़ा सा लॉन्ग कट बता रहा हूं, फिर एक बार क्वेश्चन खत्म करो, फिर एक शॉर्टकट भी बताऊंगा, ठीक है? पहले तो अभी तो लॉन्ग कट है। अब लॉन्ग कट क्या कहता है? कुछ भी मत करो आप, 2ab 2bc 2ac की वैल्यू यहाँ पे लिखो अलग अलग अलग, और उसको सॉल्व करके देखो ऊपर वाली वैल्यूज आई या नहीं आई। अब कैसे लिखूंगा? क्या है? 2ab यानी 2 इंटू ए इंटू बी। ए की वैल्यू क्या है? 2x, बी की वैल्यू क्या है? 3y। तो क्या लिखूंगा? 2 इंटू 2x इंटू 3y, और मल्टीप्लाई करके देखूंगा कि 12xy बना कि नहीं बना। समझ आया? समझ आया कि नहीं आया? 2ab लिखना है आपको। ए और बी की वैल्यू आप निकाल चुके हो, निकाल चुके हो ना? तो 2ab का मतलब क्या होता है? 2 इंटू ए इंटू बी। तो 2ab की जगह क्या लिखूंगा? 2 इंटू 2x इंटू 3y, और फिर मल्टीप्लाई करके लिखूंगा, देखूंगा कि ऊपर से वो चीज मैच हुई या नहीं हुई। चलो एक में करके बताता हूं कैसे। देखो प्लस, यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है, मैंने भी लिख दिया प्लस। क्या लिखा हुआ है? 2ab। देखो इस टर्म को फोकस करो, 2ab है ना? 2 की जगह 2, एक ब्रैकेट लगा दो, 2 की जगह 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है? ए की वैल्यू क्या निकाली आपने? 2x इंटू, थोड़ा सा स्पेस छोड़ना प्लस माइनस साइन सेट करने के लिए, है ना? इंटू बी की वैल्यू, बी लिखना है, बी की वैल्यू बोलो। समझ आया? ये आपने 2ab सेट कर दिया, कर दिया। आगे क्या सेट करना है आपको? 2bc सेट करो, प्लस वही ब्रैकेट लगाओ, 2 इंटू बी की वैल्यू क्या है बोलो? 3y। हल्का सा स्पेस छोड़ देना ताकि प्लस माइनस साइन लगाना हो तो जरूरत पड़े, और सी की वैल्यू 4z। हो गई 2bc की वैल्यू भी सेट। अब आखिरी टर्म बचती है क्या? 2ac। अब 2ac को भी सेट करो, बोलो क्या लिखूंगा? ब्रैकेट लगाओ, 2 इंटू ए की वैल्यू, ए की वैल्यू 2x, और सी की वैल्यू। इतना काम हो गया क्या सबका? सबका हो गया इतना काम? नीलेश इतना काम हो गया? तुषार इतना काम हो गया? हो गया? गरिमा हो गया? समीक्षा हो गया इतना काम? नंदिनी डन? करो जल्दी। जल्दी करो। डन? ओके, अब देखो यहाँ पे स्क्रीन पे, अब स्क्रीन पे देखो, 2 इंटू 2x इंटू 3y रफली मल्टीप्लाई करके देखो 12xy बनता है क्या? देखो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, x y बन रहा है, बन रहा है। आगे चलो, 2 3 जा 6, 6 4 जा yz, 24yz बन तो रहा है पर माइनस में, जबकि मैं इसको जब प्रोडक्ट करूंगा तो मेरा तो प्लस में आएगा ना। दैट मीन्स इस टर्म में कुछ ना कुछ लोचा है अभी, ठीक है? चलो हल्का सा एक मार्क कर दो कि हाँ इसमें कुछ ना कुछ लोचा है। आखिरी टर्म देखो, 2 2 जा 4 4 जा 16xz, मिल तो गया, मैच तो गई, वैल्यू तो मैच हो गई, लेकिन ये भी किसमें आ रही है? माइनस में। अब सुनो ध्यान से,
मैं हल्का सा डाउट कर रहा हूं इस पे और इस पे। किस पे? इस वाली टर्म में सर कुछ ना कुछ दिक्कत लग रही है, और इस वाली टर्म में क्योंकि ये वैल्यू मैच नहीं कर रही है ना। अब सुनो, इन दोनों टर्म्स में दिक्कत है, उसमें और इसमें दोनों में दिक्कत है। तो हो ना हो एक ऐसा आदमी है जो दोनों में जाके दिक्कत करके आया है। मान लो 10 क्लासेस हैं, मान लो 10 क्लासेस हैं, और उसमें 2 क्लासों में कुछ प्रॉब्लम है, तो कोई ना कोई स्टूडेंट्स हैं जो दोनों क्लासों में जाते हैं और प्रॉब्लम करके आते हैं। तो आप ये देखो इन दोनों में कॉमन क्या है? 4z। चेक करो, 4z है ना, इसमें भी गया, इसमें भी गया। भाई इन दोनों में दिक्कत है, तो इन दोनों के मेंबर्स देखो कौन कौन है। इन दोनों के मेंबर्स कौन कौन है? इसका है 2 इंटू 3y इंटू 4z, क्या हुआ? और इसका है 2 इंटू 2x इंटू 4z। अब इसको मत बोलना सर 2 कॉमन है, 2 तो वैसे भी आइडेंटिटी में आएगा ना। देखो 2 2 2 2 तो आइडेंटिटी का पार्ट है। हम कंपोनेंट्स की बात कर रहे हैं, ए और बी 2 कंपोनेंट थे, डी और सी 2 कंपोनेंट थे, ए और सी 2 उन कंपोनेंट्स में से क्या कॉमन कंपोनेंट है? 4z। तो जो कॉमन कंपोनेंट है उस कॉमन कंपोनेंट को माइनस कर दो। तो उसको जब मैं माइनस करूंगा तो ये टर्म भी नेगेटिव हो जाएगी और ये टर्म भी नेगेटिव हो जाएगी। एक तीर से 2 शिकार हो जाएंगे, दोनों टर्म्स नेगेटिव हो जाएंगे। मेरे को इन दोनों को नेगेटिव करना है, इसको भी और इसको भी। तो मैं किस कंपोनेंट को नेगेटिव करूं? ए को करूं, बी को करूं या सी को करूं? तो उस कंपोनेंट को नेगेटिव करो जो इसमें भी बैठा है और इसमें भी बैठा है। कौन बैठा है? यानी सी की वैल्यू प्लस 4z करने की बजाय माइनस 4z कर दो। किया मैंने। अब अगला सवाल ये आता है, सर आपने सी की वैल्यू माइनस 4z करके इन दोनों का तो काम सेट कर दिया, इसको भी माइनस 4z कर दिया मैंने, देखो इसको भी माइनस 4z कर दिया, इसको भी। तो ये तो अब नेगेटिव हो गया, 2 3 जा 6 और 6 इंटू माइनस 4 माइनस 24 हो गया, मैच हो गया। एंड 2 2 जा 4 एंड 4 इंटू माइनस 4 माइनस 6, ये तो मैच हो गया। लेकिन सर सी की वैल्यू माइनस 4z करने से ऐसा ना हो पिछले वाले टर्म्स का काम बिगड़ गया हो, क्योंकि पिछले वाले टर्म्स तो 4z के हिसाब से सेट थे ना। अब आपने माइनस कर दिया तो इनका तो काम सेट हो गया, पीछे का तो नहीं बिगड़ गया। तो आप ध्यान से देखो, पीछे केवल और केवल सी की वैल्यू एक ही बार यूज हुई है, वो यूज हुई है यहाँ पे। और यहाँ पे जब उसको यूज किया था तो उसका स्क्वायर किया था। क्या किया था? तो स्क्वायर पॉजिटिव का करो या नेगेटिव का करो एक ही बात है। तो काम बिगड़ा नहीं, मतलब अगर मैं 4z की वैल्यू यहाँ भी नेगेटिव कर दूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 4z का स्क्वायर भी 16z स्क्वायर है और माइनस 4z का स्क्वायर भी 16z स्क्वायर। हाँ ये मेरा करेक्ट है। मतलब कई बच्चे ऐसे डाउट करते हैं कि सर सी की वैल्यू नेगेटिव करने से पीछे वाले बिगड़ गए, तो पीछे वाले नहीं बिगड़ेंगे, क्योंकि पीछे तो स्क्वायर्स हो रहा है। क्या हो रहा है भाई? इधर ए का स्क्वायर, इधर बी का स्क्वायर, इधर सी का स्क्वायर। तो इधर जो सी की वैल्यू नेगेटिव करी तो नेगेटिव का स्क्वायर करूंगा, नेगेटिव का स्क्वायर भी क्या होता है? पॉजिटिव ही होता है। इस टर्म में तो 2ab था, सी था ही नहीं, इसमें 2bc था और इसमें 2ac था। तो इन दोनों में सी की वैल्यू नेगेटिव करते ये दोनों का काम हो गया, और इधर जो है सी की वैल्यू नेगेटिव करते इसका भी काम बना रहेगा, क्योंकि ये भी नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव ही करके देगा। समझ आया? तो सी की वैल्यू माइनस कितनी जगह करनी है आपको? 4 जगह। कितनी जगह? पहली यहां पे, मतलब जहां जहां सी आ रहा है, देखो सी कितनी बार आ रहा है, 1 2 3, 3 जगह आ रहा है, और चौथी जगह यहाँ पे जहां पे आपने वैल्यू रखी है ना। तो 4 जगह कहां कहां रखूंगा? देखो एक यहाँ पे माइनस 4z, एक यहाँ पे माइनस 4z, एक यहाँ पे माइनस 4z और एक यहाँ पे माइनस 4। कर दिया आपने काम। अब एबीसी की वैल्यू जो है हमारे पास बिल्कुल करेक्ट है। आप इनको सॉल्व कर लो। ऊपर वाली टर्म्स मिलती है कि नहीं मिलती है? देखो 2x का होल स्क्वायर 4x स्क्वायर होता है, होता है नहीं होता है? बोलो नंदिनी एंड समीक्षा। 3y का होल स्क्वायर 9y स्क्वायर होता है। माइनस 4z का स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर होता है, माइनस का स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है। 2 इंटू 2x इंटू 3y 12xy होता है, एंड 2 इंटू 3y इंटू माइनस 4z माइनस 24yz होता है, एंड 2 इंटू 2x इंटू माइनस 4z माइनस 16zxz होता है। दैट मीन्स ए बी सी की ये वैल्यूज फाइनल हैं, ये सारी टर्म्स को सेटिस्फाई करती हैं। समझ आया जहां तक? अब मैंने क्या कहा था, एक बार वैल्यूज निकल जाए उसके बाद का काम बड़ा आसान है। देखो क्वेश्चन फिर से नोट डाउन करना पड़ेगा हमको, और क्वेश्चन नोट डाउन कौन सा करना पड़ेगा पता है आपको? जो हमने वैल्यू चेंज करी है वो वाला, ये गिवन क्वेश्चन ये वाला नहीं, हमने जो ये वैल्यू चेंज करी है ये वाला क्वेश्चन एक बार फिर से नोट डाउन करो। नाउ क्या लिखा है आपने? बोलो 2x का होल स्क्वायर प्लस 3y का होल स्क्वायर प्लस, बोलो आगे, 4z का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x इंटू 3y प्लस
इंटू 3y इंटू माइनस का 4z और लास्ट टर्म क्या थी हमारी प्लस 2 इंटू माइनस 2 इंटू माइनस का 4z। ये क्वेश्चन फिर से नोट डाउन हो गया सभी का? हो गया? तो देखो ये जो क्वेश्चन है कितने साल में लिखेगा? ये जो क्वेश्चन है ये इस फॉर्मेट से मैच कर रहा है, आंसर इस फॉर्मेट में चाहिए तो इस फॉर्मेट में आंसर लिख दो और ए बी सी की जो मेरी वैल्यू से वो लिख दो। मतलब मुझे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लिखना है यहाँ पे आंसर के रूप में, पर मेरी a की वैल्यू जो है वो लिखूंगा, मेरी b की वैल्यू जो है वो लिखूंगा और मेरी c की वैल्यू जो है वो लिखूंगा और वो हमारा आंसर होगा। ठीक है ना? देखो ये एक्सपेंडेड फॉर्म इक्वल टू फैक्टराइज फॉर्म, ये हमारे क्वेश्चन के हिसाब से पूरी एक्सपेंडेड फॉर्म इक्वल टू फैक्टराइज फॉर्म लिखूंगा सेम इसी फॉर्मेट में, पर ए बी सी की मेरी वैल्यूज डालूंगा, ये और ये डाल दो। तो इक्वल टू रुको एक मिनट, ए की वैल्यू बोलो 2x प्लस ए के बाद प्लस आ रहा है बी की वैल्यू बोलो, देन फिर प्लस आ रहा है, देखो a प्लस बी प्लस सी, फिर प्लस आ रहा है, c की वैल्यू क्या है तो माइनस का है तो एक बार ब्रैकेट में रख दो और इस पूरे का होल स्क्वायर हो रहा है। अब अगली स्टेप में मैं क्या करूंगा, इस प्लस माइनस को माइनस कर दूंगा तो आंसर क्या हो जाएगा 2x प्लस 3y माइनस 4z का होल स्क्वायर। अब मैच करो पीछे से आंसर, तो वैल्यू आने के बाद तो बस इन वैल्यू को 2x 3y माइनस 4z को इधर 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 रखने का काम है और होल स्क्वायर लगा दो ऊपर। बोलो हाँ, ये वैल्यू लिखी थी ना तूने, लिखी थी नहीं लिखी थी? तो फिर उस टाइम कहां से आई थी? उस टाइम जब समझा रहे थे भाई ये यहाँ से 2x मिली है, ये मिली तो ये a की वैल्यू 2x ये रही, ये b की वैल्यू 3y ये रही, ये c की वैल्यू माइनस 4z ये रही। समझ आया? समझ आया अच्छे से? हाँ बोलो। तू खड़ा हो, आ गया, इधर आ, इधर आ जा, इधर आ जाना। आई फ्लू किसको हो रहा है? इसको बोर्ड में थोड़ा ना हो रहा है किसी को, इसको तो बोर्ड में देखना है, इसको इसकी तरफ थोड़ा ना देखना है, बोर्ड में देखना केवल और केवल, है ना? उसको आई फ्लू हो रहा है, इधर उधर नजर घुमाएगा तो तेरे को भी हो जाएगा। अब यही सजा है तेरी, उधर देख। हाँ बोलो कोई डाउट यहाँ तक? अब मैंने क्या कहा था, एक शॉर्टकट भी बताऊंगा, शॉर्टकट बताएं, सुनो ध्यान से। देखो बेटा ए की बी की सी की वैल्यू तो इन तीन टर्म्स को कंपेयर करने से जल्दी से निकल जाती है, बस प्रॉब्लम यही होती है कि अगली तीन टर्म सेट करना है। ओके ना? तो देखो आपने एक चीज नोटिस करी, अगली तीन टर्म्स या तो पूरी पूरी ढंग से सेट हो जाएंगी और अगर नहीं भी हुई तो केवल प्लस माइनस साइन का ही प्रॉब्लम रहेगा। अब जैसे इसमें भी प्लस माइनस साइन का ही प्रॉब्लम था, बाकी तो सब कुछ सेट हो गया था ना। तो बस आपको यही तो पता करना है कि ए बी और सी में से कौन कौन सी टर्म्स नेगेटिव है, यही तो पता करना है। ए बी सी की वैल्यू तो शुरू में ही आ गई, अब इनमें से ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव, यही तो पता करना है। ये नेगेटिव पता करने के लिए तो अगला तामझाम फैलाया आपने। तो आप कुछ भी मत करो, जो क्वेश्चन गिवन है उसमें देखो, देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये क्या है 2ab, ये क्या है, ये क्या है यानी 2bc और 2ac वाली टर्म नेगेटिव है तो यानी सी नेगेटिव है। आप सीधे सी के आगे नेगेटिव लगा दो। समझ आया क्या? बाकी सब तो मैच होना ही है। समझ आया? मान लो इधर देखो, मान लो ये दोनों टर्म नेगेटिव होती और ये पॉजिटिव होती, तो ये 2ab था, ये 2bc था, तो ab bc क्या कॉमन है b, तो यानी कि b की टर्म नेगेटिव है, बाकी ये दोनों पॉजिटिव। अब अगले क्वेश्चन में ये टेक्निक अप्लाई करेंगे। समझ आया? क्लियर है? कर दें इसको डिलीट, नोट डाउन हो गया सबका? चलो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसका, कर दूं डिलीट? सेकंड पार्ट क्वेश्चन लिखो ये वाला, 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2√2xy प्लस 4√2yz माइनस 8xz। संयम एंड नक्षत्र
क्या पूछ रहे थे आप? उससे क्यों पूछ रहा था? तो तेरे को क्या पता उसको आता है? ये इंटेलिजेंट है? जो भी सवाल हो सीधा मुझसे पूछेगा कोई भी। क्या बताऊं? क्यूब या क्यूब रूट? 9 जीरोस लगा दो, इसमें क्या है? अच्छा उसको काउंट करके बताओ, इकाई दहाई सैकड़ा हजार। भाई क्यूब क्यूब लगाने में 1000 का क्यूब करोगे तो 1000 इंटू 1000 इंटू 1000, यानी कि कितने जीरो लगाओगे आप? 1 2 3 1 2 3 1 2 3, तो फिगर तो ये बनेगा। अब आपको उसको रीड करके बताओ, तो रीड करना तो सेकंड क्लास का काम है, मुंह से कराओगे। 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 100 करोड़ 100 करोड़। ठीक है, और मिलियन बिलियन में पढ़ना है तो 1 10 100 1000 10,000 100,000 1 मिलियन 10 मिलियन 100 बिलियन, यानी ये 1 बिलियन है। अगर बिलियन मिलियन ट्रिलियन में पढ़ना हो, जो हमारा वेस्टर्न कल्चर है उसमें करोड़ लाख नहीं होते, उसमें बिलियन मिलियन ट्रिलियन होता है ना, उसके हिसाब से चलो तो 1 बिलियन है। और अगर हमारे इंडियन कल्चर के हिसाब से चलो लाख और करोड़ में चलो तो 100 करोड़ है। 100 करोड़ मतलब 1 अरब है। 1 अरब, ठीक है। कहाँ करोड़ों की बातें कर रहे हो? 9 तो क्लियर करी नहीं ढंग से, 9 के तो लाले पड़ रहे हैं, करोड़ों की बातें सोच रहे हो। चलो आ जाओ, इसको सॉल्व करो, करोड़ों की बातें बाद में करना। हाँ जी, क्वेश्चन नोट डाउन हो गया सभी का? हो गया नंदिनी नोट डाउन? बातें नहीं? चलिए तो एक लाइन छोड़ दूं पहले मैं। अब देखो इसको शॉर्ट ट्रिक से कराऊंगा, अगर समझना चाहते हो ढंग से सीखना चाहते हो तो ध्यान से सुनिए, बातें बंद करिए। सीखना चाहते हैं तो ध्यान से सुनिए और बातें बंद करिए। एक लाइन छोड़ दो, मतलब 2 लाइन छोड़ दो, ठीक है। आइडेंटिटी लिख दो, आइडेंटिटी लिख दो। करो ये फॉर्मेलिटी वाला पार्ट खत्म करो, कंपेयरिंग इट विद आइडेंटिटी। नक्षत्र, तेरे ग्रह नक्षत्र बिगाड़ दूंगा। मैंने कह दिया बातें बंद मतलब बातें बंद। अब ये पूछ रहा होगा तेरे से, सब तेरे से क्यों पूछते हैं? कंपेयरिंग, या तो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है या फिर तो बहुत ज्यादा डम है, क्योंकि उसी से सवाल पूछा जाता है जिससे या तो उम्मीद हो या बिल्कुल ना हो, या तो उम्मीद हो या फिर बिल्कुल ना हो, तो उसको चिढ़ाने के लिए पूछा जाता है क्योंकि उसको पता है इसको नहीं आएगा। तो अब तू बता क्या है, कौन सी कैटेगरी है? मीडियम हो? मीडियम वाले मीडियम में बैठते हैं, पीछे पीछे नहीं बैठते। इधर बैठ, इसके बगल में, इसके बगल में बैठ। हाँ इसके बगल में बैठ, तू मत पूछना कुछ उससे। चलो कंपेयरिंग इट विद आइडेंटिटी, टेल मी द आइडेंटिटी। आइडेंटिटी तो वही अभी वाली, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब अभी तो लिखेगा नहीं और फिर कहेगा 2 मिनट रुको, 5 मिनट रुको, 10 मिनट रुको। अभी तो उसको ऐसे घूरेगा जैसे घूरते घूरते आ जाएगा। तेरे को डर आ रहा है क्या उसको, बोर्ड को? ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी का। बोलो यहाँ तो कोई डाउट? क्या डाउट हो गया? आइडेंटिटी तो लिखी है। चलो वी गेट, हमको ये भी पता है कि यहाँ से हमको काम क्या करना है, एबीसी की वैल्यू कंपेयर करके निकालनी। ये भी पता है हमको, ए की वैल्यू निकालनी है, कॉमा बी की वैल्यू निकालनी है, एंड सी की वैल्यू निकालनी। ठीक है? ठीक है क्या? ठीक है। अब हमने क्या कहा, पहली 3 टर्म्स को 1 2 3। पेन से आवाज मत कर भाई, आधे टाइम तो मुझे तुम्हारे ये प्रॉब्लम सॉल्व करने में लग जाता है। जैसे नर्सरी क्लास के बच्चे नहीं होते, इसने मेरे मार दी, ये मारे दे पाड़ियो। सरकारी स्कूल फील होता है मुझे इस बैच में तो वाकई में। ठीक है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर को कंपेयर करके ए बी और सी की वैल्यू निकालो एक बार बस, और फिर प्लस माइनस का मैंने आपको एक ट्रिक बताती है, उससे सॉल्व करेंगे अपन उसको। ठीक है, एपीसी की वैल्यू तो देखो निकालनी पड़ेगी, 3 टर्म्स को तो कंपेयर करना ही पड़ेगा। अब देखो स्क्रीन पे पहली टर्म कौन सी दिख रही है आपको यहाँ पे, 2x स्क्वायर।
क्या दिख रही है? अब अगर ये 4 होता तो 4 तो 2 का स्क्वायर होता है, अगर ये 9 होता तो ये 3 का स्क्वायर होता है, अगर ये 16 होता तो ये तो पिछले क्वेश्चन में तो सही बैठ रहा था, लेकिन सर 2 तो किसी का स्क्वायर ही नहीं होता। 2 बताए किसका स्क्वायर होता है? √2 का स्क्वायर होता है। किसका स्क्वायर होता है? देखो √2 का अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो स्क्वायर से रूट करके 2 मिलेगा, तो 2 किस जो अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाए, परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होते हैं? जो किसी न किसी के स्क्वायर होते हैं, जैसे 4, 9, 16, 25, 36। 4 2 का स्क्वायर, 9 3 का स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का 49, 8 का 60। ये तो होते हैं परफेक्ट स्क्वायर। अगर परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए तो वेल एंड गुड, जैसे पिछले क्वेश्चन में मिल गए। अगर ना मिले तो कुछ भी नहीं है, उसका रूट कर दो। क्या कर दो? उसका रूट। मतलब एक्चुअली मुझे क्या करना है? एक्चुअली मुझे यहाँ वाले नंबर को उठाना है। देखो ये 2 उठाया मैंने, 2 उठाया मैंने, इसका रूट करना है। अब √2 का रूट करेंगे तो √2 ही आएगा। क्या आएगा? √2। तो मैं पहले वाले नंबर की शक्ल चेंज करने वाला हूं और लिखने वाला हूं √2x का होल स्क्वायर, और a की वैल्यू भी मिल गई मुझे यहां से। बस क्या आएगा? 2x का होल स्क्वायर तो बेटा 4x स्क्वायर होता है। √2 का x स्क्वायर करेंगे तो 2x स्क्वायर मिल जाएगा ना। तो मुझे कुछ ऐसा लिखना है जिसका स्क्वायर ऊपर मिलता हो। मुझे कुछ ऐसा चीज लिखनी है यहाँ पे जिसका होल स्क्वायर करके ऊपर वाली चीज मिलती हो। समझ गए? तो बोलो a की वैल्यू क्या हो गई यहाँ से? √2x। क्लियर हो गई? क्लियर हो गई? बोलो। एक स्पेस छोड़ देना ताकि प्लस माइनस साइन लिख सके। अच्छा ये x रूट में नहीं है, ये x जो है ये रूट में नहीं है। क्लास के बाद बैठो 5 मिनट बैठो। ये x जो है ये रूट में नहीं है, समझे क्या? ओके चले आगे। अगला अगला तो वेरी इजी। b स्क्वायर को किससे कंपेयर करना है? तो ये तो बहुत सरल है, d का स्क्वायर y का स्क्वायर, d का स्क्वायर y का। तो इसको तो मैं सिंपली लिख सकता हूं प्लस y का होल स्क्वायर, और यहां से b की वैल्यू क्या क्लियर हो गई? y। अब बस c की वैल्यू क्लियर करनी है। समझ आया? a और b की वैल्यू समझ में आई। अब c की वैल्यू क्लियर करें तो c स्क्वायर की सीट में क्या आ रहा है? चेक करो, 8z स्क्वायर। क्या आ रहा है? 8z स्क्वायर। अब 8 किसका रूट होता है ये मुझे नहीं पता, तो मैंने क्या कहा था अभी आपको? आप तो सीधा सीधा नंबर उठाओ उसका रूट कर दो। आप तो सीधा सीधा नंबर उठाओ और उसका रूट कर दो। तो मैंने 8 उठाया, 8 उठाया और उसका रूट कर दिया। अरे z स्क्वायर का तो z आ जाएगा ना भाई। आपको तो 8 का सोचना है ना मेन। तो भाई 8 किसका रूट होता है? z स्क्वायर तो z का रूट होता है, उसकी जगह तो z आ जाएगा। फोकस करो 8 किसका रूट होता है। तो आपने 8 उठाया और उसका रूट कर दिया। कर दिया। अब जैसे पहले मैंने 2 उठाया था उसका रूट कर दिया था तो √2 आ गया था, और √2 को आगे सॉल्व नहीं कर सकते इसलिए मैंने √2 का √2 छाप दिया। पर √8 को तो फर्दर सॉल्व कर सकते हो। कैसे? 8 को फैक्टराइज करूंगा तो क्या आएगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 का होल रूट, और यहां से 2 और 2 का पेयर कंप्लीट हुआ, तो जिसका पेयर कंप्लीट होता है वो बाहर आ जाता है। तो क्या बन जाएगा? ये 2√2। यानी कि 8 पता है किसका रूट होता है, किसका स्क्वायर होता है? 2√2 का स्क्वायर होता है। मैं 2√2z लिखूंगा। क्या लिखूंगा? 2√2z का होल स्क्वायर, और यहां से c की वैल्यू क्या क्लियर हो गई? 2√2z। बताओ a b c की वैल्यू क्लियर होने तक कोई दिक्कत है क्या? a b c की वैल्यू क्लियर होने तक कोई दिक्कत है क्या? बोलो करें, बोलो कोई दिक्कत है? आर्या निशिका कोई दिक्कत? नंदिनी कोई दिक्कत? क्या करना है फिर से सुनो, इधर देखो स्क्रीन पे सब लोग। x y z है तो x y z ये तो लगना ही लगना है, क्योंकि x स्क्वायर है तो x का स्क्वायर होगा, y स्क्वायर है तो y का स्क्वायर होगा, और z स्क्वायर है। तो मुझे तो बस यही पता करना है नंदिनी इधर कि इस x के पीछे क्या लिखें, इस y के पीछे क्या लिखें, और इस z के पीछे क्या लिखें, यही पता करना है। कोएफिशिएंट ही पता करना है। उधर कोएफिशिएंट क्या आ रहा है? 2, तो आप 2 का रूट कर दो। √2 लिख दो यहाँ पे। कहां गया √2? मैंने मिटा दिया क्या? ओके ठीक है, क्लियर है। मैंने उठाया 2, उसका कर दिया रूट, तो √2। अब y स्क्वायर के पीछे तो कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है तो मतलब 1 है, कुछ नहीं है तो मतलब 1 है, और 1 का रूट 1 ही होता है। तो ऊपर भी 1 छुपा हुआ है, यहाँ पे भी 1 छुपा हुआ है, ऐसे मान लो, क्योंकि 1 का रूट 1 ही होता है ना। फिर तीसरे कंपोनेंट पे आया 8,
8 का रूट मैंने रफली करके देख लिया, तो फैक्टराइज किया तो 2 × 2 × 2 आया, 2 का पेयर कंप्लीट हुआ, वो बाहर चला गया, तो 8 का रूट क्या निकल के आया 2। समझ आया, वहां से भी रूट डिलीट हो गया। ठीक है, समझ आया क्या? तो टेल मी ABC की वैल्यू निकलने तक कोई दिक्कत है क्या? अब बस ये पता करना है कि इसमें से ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव, यही तो पता करना है आपको। तो आप आइए इधर, इधर आइए, ए स्क्वायर, इधर देखो स्क्रीन पे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये कौन सी टर्म है? 2AB। ये कौन सी टर्म है? और वो कौन सी टर्म है? तो 2AB 2BC और 2AC, इन तीन टर्म्स में से कौन सी टर्म नेगेटिव है? 2AB और 2AC। 2AB 2AC, बोलो बार बार, 2AB 2AC, कॉमन क्या हुआ? 2AB 2AC, कॉमन कौन हुआ? A, दैट मीन्स A नेगेटिव है, ये दोनों पॉजिटिव है, दैट मीन्स A नेगेटिव है और बाकी दोनों क्या है? यानी कि A की वैल्यू जहां जहां लिखी है हर जगह नेगेटिव करो, एक जगह नहीं हर जगह। देखो 4 जगह होगी, किस जगह, कितनी जगह? 4, 1, अच्छा अभी तो बाकी जगह तो लिखी नहीं है मैंने, है ना, तो बाकी जगह लिखो। चलो इधर नेगेटिव कर दिया आपने और इधर नेगेटिव कर दी, 2 जगह तो कर दी नेगेटिव। अब आप कुछ भी मत करो, 2AB 2BC 2AC को बस छाप दो, बिना कुछ सोचे समझे छाप दो। 2 इंटू A की वैल्यू बोलो -√2x, B की वैल्यू बोलो। अब इसको सॉल्व करके आप चाहो तो चेक कर लो, नहीं तो 100% ये वैल्यू मिलने वाली है, 100% मिलने वाली है, चाहो तो चेक कर लो, है ना। चलो आगे बोलो, 2BC प्लस 2BC वाली टर्म बताओ, तो 2 इंटू B की वैल्यू y इंटू C की वैल्यू 2√2z, ठीक है, प्लस 2AC लास्ट टर्म, 2 इंटू A की वैल्यू -√2x इंटू C की वैल्यू 2√2z। वैसे भी ये 1 2 3 टर्म्स तो लिखना फॉर्मेलिटी होती है, हमारा आंसर तो ABC की फॉर्म में ही आने वाला है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? बस अब एक बार हम क्या करेंगे, फिर से क्वेश्चन नोट डाउन करेंगे, ये सारा तामझाम वापस यहाँ पे नोट डाउन करेंगे। नाउ करो नोट डाउन फटाफट, करो जल्दी करो। क्या क्या है? 2√2z, ये √2x इंटू y, तो नो डाउट आज हमने 2 ही क्वेश्चंस किए, बट बिलीव मी ये 2 क्वेश्चन अगर आप घर जाके अपने आप करोगे, जो कि करना है, होमवर्क है, मार्क करो अगेन, फिर से ये 2 क्वेश्चन आपको अपने आप से करके देखना है। ठीक है, अगर आप ये 2 क्वेश्चन अपने आप कर पाए तो यकीन मानो नीचे के क्वेश्चन सारे के सारे इससे हल्के ही हैं, इससे मुश्किल क्वेश्चन नहीं है कोई। ठीक है ना, क्यूबिक वाले जो क्वेश्चन है वो भी इससे आसानी है, क्योंकि सबसे ज्यादा टर्म्स इसमें मिलती है, 6 टर्म्स, और 6 टर्म्स से ज्यादा टर्म्स किसी आइडेंटिटी में नहीं मिलती। एक फिर वो लास्ट वाली में मिलती है, वो तो खैर अलग है ही सही, बाकी उसके अलावा 6 टर्म्स कभी भी नहीं मिलती। इवन क्यूब वाली आइडेंटिटी में 4 ही टर्म्स मिलती है, A+B का होल क्यूब करोगे तो भी 4 ही टर्म्स मिलेंगे, तो 6 टर्म्स इसी में मिलती है। ठीक है, समझ आया? ओके, आंसर लिख दूं मैं, ये लिख दिया सब कुछ, इक्वल टू, देखो क्या लिखना है आपको, A+B+C का होल स्क्वायर, तो A की वैल्यू क्या लगाई आपने -√2x, प्लस B की वैल्यू क्या लगाई y, C की वैल्यू क्या लगाई का आंसर। इधर वो ऊपर वाली चीज कॉपी पेस्ट कर ही दोगे आप, है ना, ये वाली चीज कॉपी पेस्ट कर ही दो। आया समझ में? तो कल का होमवर्क है, यही 2 क्वेश्चंस आपको अगेन ट्राई करके आने हैं, ट्राई नहीं करके ही आने हैं अच्छे से। अगर किसी को डाउट है तो वीडियो से आप वापस देख सकते हो पॉज करके कि सर ने कहाँ पे क्या किया था। मैं कल जिसको बोलूंगा उसको बोर्ड पे आके ये सेम क्वेश्चन करके दिखाना है। ठीक है, जिसको मैं कहूंगा उसको आके बोर्ड पे ये क्वेश्चन करके दिखाना है। कोई प्रॉब्लम है इसमें? बोर्ड पे नहीं होता, आप बोलते जाना, मैं लिखते जाऊंगा। ठीक है ना, तो कल पहले एक क्वेश्चन कराऊंगा, फिर आगे बढ़ेंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।